नमस्ते। एजुकेशन टॉक की एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे साथ नागपुर के मशहूर केमिकल साइंटिस्ट डॉक्टर नीलेश रारोकर सर मौजूद है। इनसे जानेंगे कि क्या इनको इंस्पिरेशन मिली जहाँ से वो केमिकल साइंटिस्ट बने और आने वाले यंग साइंटिस्ट जो कि इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सर उनको किस तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपको क्या इंस्पायर किया, किस चीज़ ने आपको ट्रिगर कर दिया या इंस्पायर कर दिया कि आप केमिकल साइंस चुने? मतलब काफ़ी टफ होता है, तो किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भी इससे हेल्प मिलेगी। एक्चुअली व्हेन आई वाज पास माय 12th के बाद में मेरे को MBBS ही करना था। नो अदर ऑप्शन आई चूज दैट टाइम। सो बट MBBS में 1 मार्क्स से मेरा MBBS गया। BDS में एडमिशन मिलने वाला था बट मैंने वो स्किप किया एंड देन आई स्टार्टेड आई टेकन एडमिशन इन दी B Pharma। सो आई ऑप्ट फॉर दैट B Pharma। सो B Pharmacy करते करते मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसा फील्ड है जिसमें अपन कुछ भी कर सकते हैं। अदर देन एजुकेशन वी कैन गो इनटू द एकेडमिक्स, वी कैन गो इनटू द मार्केटिंग, वी कैन गो इनटू एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन गो इनटू द रिसर्च। मीन्स साइंस में अपन इतना कुछ कर सकते हैं, B Pharm लेके, फार्मेसी लेके या सिंपल केमिस्ट्री लेके, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। साइंस भी पढ़ोगे तो केमिस्ट्री रहेगा, BSc MSc जाओगे तो भी केमिस्ट्री रहेगा, B Pharma में भी केमिस्ट्री रहता है। तो दिस सब्जेक्ट इज़ दैट मच मोर फेवरेबल फॉर गोइंग टू साइंस फील्ड। और साइंस अगर करना है तो दैट इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं तो विदाउट इंटरेस्ट एंटर हुआ था। बट जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, B Pharm कंप्लीट किया, देन इंटरेस्ट बढ़ते गया तो M Pharma किया, मास्टर्स किया। तो मास्टर्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, जैसे हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं कि टैबलेट कैप्सूल कैसे बनता है, इसमें इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो टैबलेट कैप्सूल कैसे बनता है एक्चुअल हम मास्टर्स में सीखते हैं। तो मास्टर्स में हमने सीखा कि ऐसा बनता है, तो उसमें इंटरेस्ट ऐसा डेवलप हुआ क्यों ना हम अपना फॉर्मुलेशन बनाएं, खुद का कुछ करें जिससे सोसाइटी का भी भला हो। जो जितनी कॉस्ट वाइज जो प्रॉब्लम्स इतने मेडिसिन और ट्रीटमेंट में चलता है उससे हम कहीं ना कहीं कॉस्ट कट करें और उसका सोसाइटी को बेनिफिट हो। तो इस तरीके से दिमाग में आया कि वी शुड गो फॉर द PhD एंड डू समथिंग। सो मैंने PhD में एडमिशन लिया। आई स्टार्टेड माई PhD इन राष्ट्रधंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से। Then I got opportunity to go to the USA, Florida, A&M University, Agriculture Mechanical University. I got opportunity to do project over there. तो वहाँ से मेरा actual journey of scientist start हुआ। तो मुझे वो opportunity मिली। I went there, I started my project over there and got some publications and patents and then I started this journey. डॉक्टर नीलेश, आपने बहुत अच्छे से हमको ये समझाया। मैं ये जानना चाहता था सर कि जैसे यंग साइंटिस्ट है जो आपको देख रहे होंगे अभी या जो एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे केमिकल साइंस में अपना फ्यूचर बनाना है, उनके लिए आप क्या प्रिकॉशंस या क्या डूज एंड डोंट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि आप जो पढ़ रहे हो एक्चुअली उसे एक्चुअल पढ़ो। मीन्स नॉट फॉर द एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो कि एग्ज़ाम देनी है, पास करनी है, इसलिए मत पढ़ो। उसे पढ़ो कि कितना नॉलेज अपन गेन कर सकते हैं फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट। बिकॉज डिग्री या ग्रेजुएशन में जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सारे बेसिक्स होते हैं। वो बेसिक अगर क्लियर रहेंगे तो देन एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर द फर्दर डिटेल्स। ठीक है, तो बेसिक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। ड्यूरिंग ग्रेजुएशंस यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स। सारे सब्जेक्ट नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि एग्ज़ाम के लिए। ऐसा हो सकता है कि कभी कभार एग्ज़ाम में स्कोर कम आ सकता है, तो उससे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है ना, उसे पॉजिटिव लेके आपको नॉलेज गेन करना है कि कितना नॉलेज होता है। कभी कभी कि जिससे नॉलेज होता है वो एग्ज़ाम में कभी कभी गड़बड़ा जाता है, एग्ज़ाम में प्रॉपर नहीं लिख पाता है। बिकॉज एग्ज़ाम देना एंड नॉलेज गेन करना 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है ना, एग्ज़ाम तो जो अच्छा प्रेजेंट करेगा, पढ़ के लर्न करके लिखेगा, उसको भी अच्छा स्कोर मिलेगा। बट नॉलेज जिसको गेन करना है, ठीक है ना, वो उससे काम नहीं चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना है, फॉरेन ऑथर की ज़्यादा जितनी रेफरेंस बुक्स आती है वो सारी डिटेल में पढ़ना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ऑनलाइन नोट्स निकालेंगे, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे या नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। बट यूट्यूब पे आने वाले सारे वीडियो और सारे चीज़ें सही नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को नॉलेज होना होता है कि कौन सा सही में करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो वो डिसाइड करने के लिए वी शुड हैव द नॉलेज। तो नॉलेज आपको गेन करना है फ्रॉम दी योर स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना है। बुक्स इज़ दी गुड बेस्ट वे फॉर गेनिंग द नॉलेज। ठीक है ना, जैसे कि
आप प्रिंट मीडिया में भी आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में भी आपको बहुत सारी, लेकिन सारी चीज़ें सही हैं ये ऐसा नहीं बोल सकते, उस पर उसके डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको वो करना है कि ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर करना है, देन गो फॉर द मास्टर्स। नीलेश सर, मुझे एक चीज़ ये जानना था, जैसे आप केमिकल साइंटिस्ट हैं तो आप बहुत सारे हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स के थ्रू आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, तो सर ये जो हार्मफुल केमिकल्स है इससे आप खुद को कैसे बचाते हैं और किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, और क्या कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट लेबोरेटरी में हुआ है जिससे आपको कुछ हानि हुई हो या कुछ ऐसा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए है कि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते होते हैं तो एट दैट टाइम वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं जी, ठीक है ना। वो एप्रॉन नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, देन हैंड ग्लोव्स नहीं पहनेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी शुड फॉलो द प्रोटोकॉल्स इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एंटर होने के पहले अपने शूज़ बाहर निकालें, लेबोरेटरी का जो भी वियर होगा वो वियर करेंगे, एप्रॉन पहनेंगे, मास्क पहनेंगे और देन एंटर इनटू द लैब। एवरी टाइम यू हैव टू चेंज द ग्लोव्स हमेशा कंटिन्यूस। कोविड में भी अपन ने देखा कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वी शुड चेंज द थिंग्स, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली अपन को चेंज करना है, एक्सपेरिमेंट हुआ ग्लोव्स चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें अपन को करना है। इसके साथ साथ वी शुड वेयर द मास्क पहने बगैर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिकॉज जो भी सारी फ्यूम्स होती है केमिकल्स की या डस्ट होता है वो डायरेक्टली अपने लंग्स में जाता है एंड उसके वजह से अपन को हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। देयरफॉर ये प्रिकॉशंस आपको लेना है। जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वी शुड डू एक्सपेरिमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और जो भी आपके प्रोफेसर या गाइड है उनके अंडर में ही करना है, उनके सुपरविजन में करना है, उनको बता के करना है, ऐसा नहीं कि खुद ही स्टार्ट कर लिए। सो वी शुड हैव द गुड गाइड फॉर दैट। सो वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम दैट गाइड, जो भी प्रोफेसर है उनसे लेना है एंड उनके सुपरविजन में ही एक्सपेरिमेंट्स करना है। डॉक्टर साहब, मेरे को जैसे आपने भी बताया कि लैब के बाहर आप अपनी सारी बिलोंगिंग्स निकाल के रखिए, आप अपने जूते बाहर रखिए। सर, अभी हमने 2019-20 में देखा कि वुहान की जो चाइना में वुहान लैबोरेटरी, वहाँ पे सेम कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ से लोग बोल रहे हैं कि इनके जूतों के थ्रू या किसी के थ्रू तो भी ये वायरस वहाँ से बाहर आया। तो क्या ये ऐसा हो सकता है सर कि कोई अगर बाहर की चीज़ अंदर गई है तो वहाँ पे वायरस चिपक जाए और वो फिर स्प्रेड हो? यस, डेफिनेटली ये हो सकता है, बिकॉज वायरस एंड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनका साइज इतना छोटा है कि वी कैन नॉट सी इन द नेकेड आइज। लेकिन नेकेड आइज से बिल्कुल नहीं दिखेगा, अपन को पता भी नहीं चलेगा अपने साथ क्या बाहर आ रहा है। सो दिस प्रिकॉशंस आर, और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अंदर की चीज़ भी बाहर आ सकती है। फॉर दैट पर्पज लेबोरेटरी हैविंग द पर्टिकुलर चेंजिंग रूम, ठीक है ना। तो चेंजिंग रूम में जाके चेंज करना है, वहीं पे वहाँ की चीज़ें उतारना है, देन बाहर आना है। तो बिफोर कमिंग टू आउटसाइड ब्लोअर भी वहाँ पे होता है, वो ब्लोअर भी लेना है, जो यूवी रेज और उस सारी चीज़ें उसमें होती है, लैमिनार होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही वी शुड कम आउट ऑफ द लैब। तो ये सारी प्रिकॉशंस अपन को लेना होता है ताकि अंदर की चीज़ भी बाहर ना आए और अंदर जाते वक्त बाहर की चीज़ अंदर ना जाए। बिकॉज एक आधा जर्म या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ अंदर चला गया तो अपना एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। तो फॉर दैट पर्पज वी शुड टेक प्रिकॉशंस कि बाहर की चीज़ भी अंदर ना जाए और अंदर की चीज़ बाहर ना आए। नीलेश सर, ये हमने देखा है कि इंडिया में केमिकल साइंटिस्ट देखा जाए तो बहुत कम है। हम लोग देखते हैं कि क्योंकि बहुत टफ एजुकेशन होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। पर सर, इंडिया ने जितने भी केमिकल साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए उन्होंने कुछ ना कुछ अपने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। सर, आप इस फील्ड में आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, और क्या इंडियन साइंटिस्ट कभी ऐसा हो सकता है कि एक गेम चेंजिंग टैबलेट या गेम चेंजिंग कोई चीज़, जो लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हमको कहा जाता है, उसके लिए कोई ऐसी गेम चेंजर टैबलेट बना के पेश कर दे या ऐसा कुछ? रिसेंटली हमने भी काम किया है इन कोविड ड्यूरेशन में। वी हैव डेवलप वन फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, जो कि टारगेटेड है, बिकॉज कोविड का वायरस, कोविड-19 वायरस जो है दैट एंटर्स इनटू द लंग्स, डायरेक्टली लंग्स में जाता है और वहाँ पे वो अपना इफेक्ट दिखाता है। तो वो टारगेटेड, उसे टारगेट करने के लिए वी हैव डेवलप वन फॉर्मुलेशन एंड फॉर दैट पर्पज वी गॉट पेटेंट फ्रॉम द इंडियन पेटेंट ऑफिस। वी ग्रांटेड दैट पेटेंट, ऑलरेडी ग्रांटेड for the COVID-19. So we have done that formulation. In आने वाले फ्यूचर में this era is for the 3D printing era. ठीक है, what I have started before 7 to 8 years that जब 3D printing किसी को पता भी नहीं था, तब फॉर्मुलेशन में 3D printing मेरा PhD टॉपिक था।
तो वहाँ पे मैंने 3D प्रिंटिंग का स्टार्ट किया था और एकदम नया टॉपिक था इन USA, वो काफ़ी स्कोप उसका था, बट इंडिया में नो वन नोज दैट 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसा पर्सनलाइज मेडिकेशन का एक साधन बन सकता है आने वाले फ्यूचर में, जो कि एक अच्छा टैबलेट या अच्छा फॉर्मुलेशन बनाए विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग, जो पर्सनलाइज्ड रहे, बिकॉज एवरीवन हैविंग देयर डिफरेंट पर्सनालिटी, उसका फिजिक्स डिफरेंट है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे जो टैबलेट का डोज लग रहा है वही आपको लगेगा, आपका वेट ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी फिजियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली आपको भी डोज चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ इन कमिंग फ्यूचर, कमिंग ईयर्स ऐसा होने वाला है कि डॉक्टर के पास मशीन रहेगा, 3D प्रिंटेड मशीन, एंड एवरी टाइम ही शुड कस्टमाइज द डोज फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए डोज कस्टमाइज करेगा कि अकॉर्डिंग टू देयर फिजिक्स, कि उसका वेट कितना है, उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, उसके हिसाब से दे हैव टू प्रिपेयर देयर डोज एंड देन डिस्पेंस देयर टैबलेट और अदर फॉर्मुलेशन। तो ये जल्दी इन फ्यूचर आएगा इन US, दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, बट ऐसा बोलते हैं कि US से इंडिया पीछे है, बट ये पहले था, अभी नहीं है। अभी वी आर इन इक्वल फेज, ठीक है। इंडिया में भी जितना काम उतना काम हो रहा है जितना US में हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ उससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रिसर्च में अभी बहुत सारे काफ़ी साइंटिस्ट लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ फंडिंग भी बहुत अच्छा इंडियन गवर्नमेंट दे रहा है तो रिसर्च के लिए, तो उसकी वजह से रिसर्च का ओहदा बड़ा है। ओनली द थिंग इज़ व्हाट द क्वालिटी इंप्रूव करना, ये बहुत बड़ा टास्क इंडिया के सामने है कि इंडिया की क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, ना कि बोगस, है ना। बहुत जगह कुछ ऐसे फर्जी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो एक्चुअल काम करने वाले लोग जो होते हैं उनका भी निगेटिव सोसाइटी में जाता है। तो निगेटिव ये चीज़ें सोसाइटी में ना जाए, सोसाइटी को भी साइंटिस्ट लोगों पे ट्रस्ट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोसाइटी में जाए। इसके लिए थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करना इंडिया को बहुत ज़रूरी है, और क्वालिटी जितना इंप्रूव, क्वांटिटी वी आर ऑलरेडी हैविंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट अपने यहाँ भी बहुत सारे हैं, ओनली वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी। जब क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा रिसर्च का, तो अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएगी और US के भी आगे हम चले जाएंगे। US एंड इंडिया में कुछ डिफरेंट नहीं है। जब मैं PhD का वाइवा दे रहा था, वन ऑफ माई एक्सटर्नल आस्क्ड मी कि इंडिया और US में क्या डिफरेंट है। मैं बोला डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें इंडिया में है वही US में है, ओनली द थिंग इज़ व्हाट द अप्रोच इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। उनसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं, अपने पास रिसोर्सेस नहीं है, अपने पास वो मशीन नहीं है, अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी वजह से अपन को बाहर जाना पड़ता है। इफ़ वी गॉट सच टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, इफ़ वी गॉट सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी और हियर, यहाँ पे ही अपन को टेक्नोलॉजी और लैब में सारी चीज़ें मिल जाए, तो अपन को US जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे अपन अच्छा कर सकते हैं और उनसे अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज वो अपन को पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन मेहनत ज़्यादा करते हैं, अपने में टैलेंट ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए वो लोग अपन को पे कर रहे हैं। अगर अपने को अपन को यहीं पे अगर सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं, तो नो नीड टू गो US और UK, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में सबसे अच्छा भविष्य रिसर्च का, अनुसंधान का रह सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये जाननी थी कि जैसे हाल ही में, जैसे वर्ल्ड में जो भी केमिकल साइंस में जो भी इन्वेंशन हुई, कौन सी इन्वेंशन ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कि यार ये इन्वेंशन इंडिया ने करनी चाहिए थी? इन्वेंशन बोले तो बहुत सारे इन्वेंशन ऐसे जो इंडिया में हुए हैं, बट उसे फेम नहीं मिला, और वो US में या UK में, एब्रॉड में जाके उसको फेम मिल गया, जबकि वो था इंडिया का। जैसे कि हल्दी का अपन बहुत बार बोलते हैं, विच हैविंग दी दैट एंटीबायोटिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इंडिया को ऑलरेडी पता था, बट US ने उसका फ़ायदा ले लिया। उसमें अभी अपने रिस्पेक्टेड माशेलकर सर ने सारी चीज़ें कर ली है और वो इंडिया के पास वापस आ गया वो पेटेंट, बट ऐसी सारी चीज़ें इंडिया में ऑलरेडी है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि बाहर एब्रॉड में ऐसा कुछ हुआ है जो इंडिया में नहीं हुआ है। इंडिया ऑलरेडी हैविंग दैट थिंग्स, ठीक है ना। इवन दैट एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लिया इंडिया ने पहले बताया, बाकी लोगों ने नहीं बताया। बाकी जो फॉरेन के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाद में बताया, आइंस्टाइन ने बाद में बताया, या बाकी न्यूटन ने बाद में बताया, बट ऑलरेडी दैट इज गिवन इन और गीता। दैट अनु एंड रेणु का आप देखो, कोई गीता के एक अध्याय में लिखा है अनु एंड रेणु, ये कहाँ से आया? भगवत गीता में ये ऑलरेडी लिखा है। ये तो बहुत पुराना ग्रंथ अपने पास है, ठीक है ना। बट दिस थिंग्स अपन अपनी सोसाइटी उसे ये नहीं कर रही है, ठीक है ना, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपनी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उनको लग रहा है कि ये आध्यात्म है और ये नहीं, दैट हैविंग द साइंटिफिक बेस, उसमें साइंटिफिक बेस भी है, तो उसे करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया के बाहर बनी है और इंडिया में नहीं है। इंडिया में सारी चीज़ें हैं, बट अब उसे फेम नहीं मिलता है, इसकी वजह से अपन को लगता है कि बाहर बहुत कुछ अच्छा है, इंडिया में नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा है कि थोड़ा सा ये सवाल ट्रिकी हो सकता है
कि केमिकल साइंस ने हाल ही में बहुत तरक्की की है इंडिया में भी, पर कहीं ना कहीं एक डिबेट चलता है कि आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथिक, राइट। एंड हमने देखा है कि हमारा आयुर्वेद कितना पुराना है। हमने सुश्रुत संहिता में देखा है कि उन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी, कैटरेक्ट का ऑपरेशन उन्होंने किया था, और ये हमारे पास सब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। तो सर, आप अपने आप को बीइंग साइंटिस्ट, आप अपने आप को किस तरीके से और कहाँ पर पाते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक में कौन चीज़ है जो इफेक्टिव है, और दोनों में केमिकल्स यूज होते हैं? राइट। तो आप कहाँ पे खुद को खड़ा पाते हैं? आयुर्वेदिक डायरेक्ट फॉर्मुलेशन पहले ऐसे होता था कि जड़ी बूटी दी जाती थी, डायरेक्ट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते थे और उसे दिया जाता था, ठीक है ना। उसमें कोई भी केमिकल या केमिकल मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल अपन ऐड नहीं करते थे। तो उसमें होता क्या था, दैट टेक्स लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, उसे इफेक्ट दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता था। बट अभी क्या हुआ है, इफ वी कंबाइन बोथ द थिंग्स, एलोपैथी एंड आयुर्वेदा को अपन कंबाइन करेंगे और एक नया कोई फॉर्मुलेशन अपन लाएंगे, तो ऑब्वियस से उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा और इफेक्ट भी ओरिजिनल रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हल्दी की मैं बात बताता हूँ, तो दैट कर्क्यूमिन विच इज प्रेजेंट इन द हल्दी, कर्क्यूमिन जो है, तो नाउ डेज वी आर वर्किंग ऑन दैट। कर्क्यूमिन अपन यूज कर रहे हैं फॉर द एंटी कैंसर फॉर्मुलेशन एज ए एंटी कैंसर एजेंट। तो कैंसर के लिए जो हम फॉर्मुलेशन डोजेस फॉर्म बना रहे हैं ऑलरेडी, और टीम इज वर्किंग कि वो हल्दी और टर्मरिक जो है, दैट इज कर्क्यूमिन जिसे बोलते हैं, तो कर्क्यूमिन ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्मरिक, और उसे हम यूज कर रहे हैं एज अ एजेंट। कोई भी सिंथेटिक एजेंट उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी सिंथेटिक बायोकेमिकल उसमें यूज नहीं कर रहे हैं, एज अ ड्रग कर्क्यूमिन यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा एक आने वाले फ्यूचर में एक रह सकता है कि द डेवलपमेंट ऑफ एनी फॉर्मुलेशन यूजिंग आयुर्वेदा एंड द एलोपैथी। मीन्स आयुर्वेदिक का अपन ने कर्क्यूमिन ले लिया और एलोपैथी से अपन ने ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना लिया जिसमें अपन ने कर्क्यूमिन डाल दिया, तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट जो एज इट इज़ जो है अभी नाउडेज जो है उससे ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्वियस है कि कर्क्यूमिन और मीन्स आयुर्वेदा भी कैंसर में बहुत अच्छा काम करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू डेवलपमेंट। तो ये अपन को करना पड़ेगा। डॉक्टर नीलेश, आखिरी 2 सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर, मेरा आखिरी मतलब सेकंड लास्ट सवाल ये है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं यंग जो जनरेशन है काफ़ी सारी जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो यूज़ करती है, टैल्कम पाउडर यूज़ कर लेगी, सनस्क्रीन यूज़ कर लेगी, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेगी, जिसमें बहुत सारे मे बी कुछ ब्रांड्स में शायद हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं। तो क्या आप ये यंग जनरेशन को सजेस्ट करते हैं या इससे बेटर कोई विकल्प आप सजेस्ट कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जी। ऐसा होता है कि कोई भी फॉर्मुलेशन या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके लिए कुछ उसके रूल्स होते हैं, ठीक है ना। एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कुछ रूल फ्रेम किया है। वो रूल के अंडर ही उसका टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल सारे करने के बाद ही प्रोडक्ट मार्केट में आता है। अब जो भी चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स के लिए जो भी अपन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक उसका प्रपोर्शन रहेगा, उसका परसेंटेज रहेगा कि 0.01% ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 0.01 ही होना चाहिए। जब 0.02 रहेगा तो एफडीए उसको अप्रूवल ही नहीं देगा। तो मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, जिसके भी है, और वो एफडीए अप्रूव्ड है, तो इट मीन्स दैट इज सेफ, वो सेफ है। बट होता क्या है, कंटिन्यूसली जब अपन उसका यूज़ करते जाते हैं, इस्तेमाल करते जाते हैं, तो एट दैट टाइम धीरे धीरे उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इससे काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो रहा है, काफ़ी सालों में ऐसा होता है कि एक ही चीज़ अपन बार बार यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जो अपना शुगर फ्री होता है, ठीक है ना, शुगर फ्री अपन बीच में बहुत चल रहा था कि शुगर फ्री खाना चाहिए, तो डायबिटीज़ वाले शुगर फ्री ज़्यादा यूज़ करते थे। बट शुगर फ्री में एक एस्पार्टम होता है, तो एस्पार्टम का कंसंट्रेशन हो जितना दिया है उतना ही उसमें रहता है। बट होता क्या है, कंटिन्यूसली जब हम उसे यूज़ करते जाते हैं, उसका एक्यूमुलेशन बॉडी में होता है एंड दैट टर्न इनटू द कैंसर, और उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है बिकॉज कार्सिनोजेनिक है। तो ये चीज़ जो है कंटिन्यूसली अपन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी उसमें है, तो ऑब्वियस है उसके बैड इफेक्ट हो गए। बट अगर अपन प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसे यूज़ कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर की सलाह लेके यूज़ कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि मोबाइल डॉक्टर बन गए, मीन्स किसी को कुछ भी अगर तकलीफ है तो मोबाइल में देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं एंड देन दे गो टू द फार्मेसी कि हमें ये चाहिए। फार्मासिस्ट भी उसको धंधा करना होता है वो दे देता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए इसके वजह से, बिकॉज द नॉलेज तुम्हें पढ़ने से ही आता है। वो पढ़ा है, डॉक्टर पढ़ा है, ऐसे डॉक्टर नहीं बना है, ठीक है ना, वो पढ़ के डॉक्टर बना है, तो ही नो एवरीथिंग, ठीक है ना। उसे पता है कि कब कौन सी सिचुएशन में कौन सी दवाई देना है।
मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, बट मुझे भी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा कि सर ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर में उस कुछ गलतियाँ वो कर सकता है, बट मैं उसको सुधार भी सकता हूँ। बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अपन मोबाइल में देख के कोई भी टैबलेट ले रहे, फॉर्मुलेशन ले रहे, कोई भी डोज ले रहे, दवाई ले रहे, जिससे अपना सब ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जो डॉक्टर बने हैं या फार्मासिस्ट बने हैं वो पढ़ के बने हैं, जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद में ये वाले ये लेवल पे वो स्टेज पे पहुँचे, तो उनको भी उन पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। खुद को डॉक्टर बना के अपन अपना नुकसान कर रहे हैं। सर आपने FDA की बात की। सर FDA ने कई सारी लोगों को जैसे ग्रीन सिग्नल्स दिए थे कि दिस इज सेफ टू यूज़, बट सर हाल ही में हमने देखा है जैसे कोई बेबी टैल्कम पाउडर आता है, उसको बैन किया बाद में FDA ने। इसके बाद में सर टूथपेस्ट को कुछ बैन कर दिया गया है, कोई टूथपेस्ट को। तो सर FDA क्या स्टार्टिंग में सब चीज़ें बराबर करती है और फिर ये कंपनीज फिर अपने जो नंबर्स है वो मैनिपुलेट कर देती है, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। जैसे कि आप टैल्कम पाउडर की बात कर रहे हैं, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो टैल्कम पाउडर जो है दैट इज़ वो US का ब्रांड है और US की कंपनी उसे बनाता है, जबकि मोर देन FDA US FDA इज मोर स्ट्रिक्ट, उसके रूल भी स्ट्रिक्ट है और वो सारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सारा FDA पूरा प्लांट भी तुम्हारा US FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। तो ऐसा होता है और उनके नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको एक भी डस्ट नहीं चलता है, सारे कलर्स एंड फर्निशिंग्स एवरीथिंग उसके सारे उनके रूल्स होते हैं, वही क्वालिटी के वही लगाना चाहिए होता है कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ही देन दे विल गिव द अप्रूवल फॉर द प्रोडक्शन। उसके बाद प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल उनको करना होता है, उसमें अगर कोई कमी पा जाती है तो उसमें वापस से उनको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पास करने के बाद ही उनको अप्रूवल मिलता है। तो ऐसा अपन बोल नहीं सकते कि ये शुरुआत में मैनिपुलेशन करते हैं या बाद में ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, मैंने जब बोला कि कंसिस्टेंटली अपन जो कोई चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में 4 फेजेस होती है, ठीक है। तो उसमें पहले और दूसरे तीसरे फेज में मार्केट में प्रोडक्ट आता है, बट फोर्थ जो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वे होता है। मीन्स मार्केट में आने के बाद उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो कंप्लीट रिसर्च उस पर चलते रहता है, ठीक है। और जब उनको पता चलता है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट चल रहा है जैसा है, तो उसको कुछ नहीं करते, बट जिसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है कुछ सालों बाद, तो उसे वो उस पर ऑब्जेक्शंस भी लेते हैं और उसे वो बंद भी करते हैं या जो भी उसे बैन भी करते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो ये FDA का प्रोसेस बोले, US FDA का, पूरे वर्ल्ड में प्रोसेस यही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधे प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स भी है जो कभी BP के लिए यूज़ करते हैं, तो कुछ सालों बाद बोलते हैं कि BP के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे तो अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये फेज वाइज होता है। तो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। तो जो फोर्थ फेज में मार्केटिंग पोस्ट मार्केटिंग जो सर्वे होता है या रिसर्च होता है, उसमें सारी चीज़ें पता चलती है, तब जाके वो बैन होता है। तो इसमें अपन किसी को दोष नहीं दे सकते। दे ऑलरेडी फाइल्ड देयर फाइल अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड देन दे गॉट द अप्रूवल। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये थोड़ा सा टफ है सर। क्या आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि कोई एंटी कैंसर पिल इंडिया ला सकता है, या केमिकल साइंटिस्ट उसका एक पेटेंट ला सकते हैं, या फिर कुछ रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं, जिससे जैसे हमारे पास में हमने पोलियो को जड़ से ख़त्म किया, तो क्या हम लोग कोई एंटी कैंसर पिल या ड्रग ऐसा कुछ ला सकते हैं या उस पर रिसर्च कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कर्क्यूमिन पे इंडिया बहुत काम कर रहा है कि कर्क्यूमिन जो टर्मरिक से आता है, तो उसके एंटीसेप्टिक और बाकी एंटीबायोटिक फ़ायदे तो अपन को पता है। एंटी कैंसर में उसका अभी ज़्यादा काम इंडिया में हो रहा है। तो हो सकता है इन फ्यूचर कर्क्यूमिन मे बी द बेस्ट एंटी कैंसर एजेंट इन नियर फ्यूचर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने किए और जो उसके रिजल्ट्स आए वो भी पॉजिटिव है। ओनली उसमें कुछ चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है और कई कुछ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी वी हैव पब्लिश सो मच पेपर्स ऑन दैट, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने एंटी कैंसर में एक्चुअली एंटी कैंसर पे ही काम करता हूँ। तो बहुत सारे हमारे पब्लिकेशन अच्छे जर्नल्स में, हायर इम्पैक्ट जर्नल्स में भी उसके है, और कुछ कोलैबोरेटर्स हमारे इन US UK एंड मलेशिया में भी है, उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मे बी इन नियर फ्यूचर कर्क्यूमिन जो है वो दैट मे बी द गुड एंटी कैंसर एजेंट। नीलेश सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। सर हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स होंगे जो आप ही की तरह आपको या रोल मॉडल समझ के केमिकल साइंस लेना चाहे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं सर जाते जाते?
मैं तो बस स्टूडेंट लोगों को यही बोलूँगा कि जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वो जैसे कि इसके पहले भी बताएं कि एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो। और सही में इंटरेस्ट है, अगर कभी कभी ड्यूरिंग स्टडी अपन को समझता नहीं कि ये फील्ड कौन सी फील्ड अच्छी है, बट वो चीज़ छोड़ दो कौन सी फील्ड अच्छी है, बट अगर आपको सही में साइंस में या रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है। पीजी यूजी में नॉलेज गेन करो, पीजी में उसके एक्सपेरिमेंट्स करो, एंड देन गो फॉर पीएचडी फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटीज़ एंड गुड इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करो। पीएचडी में बहुत सारी चीज़ें अपन सीखते हैं और उसके बेसिस पे अपन को सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी एब्रॉड में खुलती है। ऐसा नहीं है कि एब्रॉड में जाके सेटल होना है, एब्रॉड जाओ, पढ़ो और देन कम बैक टू इंडिया, बिकॉज इंडिया को अपन को बढ़ाना है, अपने भारत को अपन को बढ़ाना है, इसलिए बाहर से चीज़ें सीख के आओ। मैं भी यूएस में था, 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम किया, सारी चीज़ें सीखा, 3D प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आया। वी आर वर्किंग, आवर लैब इज़ वर्किंग ऑन 3D प्रिंटिंग। अब उसमें काफ़ी सारा सक्सेस हमको मिला है कि हमने कुछ मटेरियल्स भी डेवलप किए हैं जो बाहर वालों के, एब्रॉड वाले कोई भी यूनिवर्सिटी या फॉरेन प्रोफेसर के पास नहीं है। वो मटेरियल अपन ने डेवलप किए हैं, वो यूज़ करके वी कैन, एंड नाउ वी आर ट्राइंग फॉर डेवलपिंग द गुड मशीन, 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर दैट, फॉर यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो मटेरियल के साथ मशीन भी एक डेवलप करने का हमारा प्लान उसमें चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में भी हो सकती है, इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, ना कि ओनली फॉर एग्ज़ाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला और आने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। जो हाउस होल्ड लोग थे, जो डे टू डे केमिकल से घिरे हुए हैं, उनको जागरूक करने में हमारी मदद की। तो ये थे डॉक्टर नीलेश रारोकर सर, केमिकल साइंटिस्ट हैं, नागपुर के जाने माने, बहुत मेहनत कर कर यहाँ पे आए हैं और हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हमारे शो पर आए। डॉक्टर नीलेश से हम लोग आगे हमने सब चीज़ें बात की, कैंसर के ड्रग के बारे में उनसे जानने की कोशिश की, डायबिटीज़ जो कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसके बारे में भी प्रिवेंशन के लिए सर से बात करने की कोशिश की। किस तरीके से केमिकल स्प्रेड होते हैं, किस तरीके से उनके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्प्रेड होते हैं, सब चीज़ों के बारे में सर ने खुलकर बात करने की हमसे कोशिश की। अगले एजुकेशन टॉक एपिसोड में हम लोग देखेंगे और किसी बड़ी हस्ती को आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।